पहला क्वेश्चन आपका ये रहा आज के मॉक टेस्ट का। क्वेश्चन में दिया गया है यदि cos 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा है और थीटा 0 और 90 डिग्री के बीच है तो थीटा का मान ज्ञात करिए। हमारा ये टारगेट नहीं रहेगा कि क्वेश्चन देके आपको ऑप्शन बता देंगे और अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन में हम क्या क्या लॉजिक लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा ये टारगेट नहीं कि एक क्वेश्चन करना है। हमारा टारगेट रहेगा कि अगर हम ये क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं, इस पे बेस अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आगे मिलेगा तो हम बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे दिया गया कि थीटा जो है 0 और 90 डिग्री के बीच है। 0 और 90 डिग्री के बीच मतलब हो कि ये जो एंगल है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 90 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 90 डिग्री से 180 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360 डिग्री, और ये कंटिन्यूस साइकिल में चलता रहेगा। हमें ये बताना है कि थीटा का मान हम क्या रखें जिस पे साइन थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा का वैल्यू इक्वल मिले। अगर आप वैल्यू पुटिंग से जाएं आप देखेंगे कि थीटा का वैल्यू हम ये चार ऑप्शन में से कुछ रखेंगे। अगर आप टोटल रखना का कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर हम थीटा का वैल्यू 30 डिग्री रखते हैं तो साइन 30 डिग्री इधर होगा थीटा के जगह पे 30 रखने पे, और इस साइड क्या होगा? कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। आप सभी को पता है कि कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है, इक्वल टू साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हुआ? 1/2। मतलब दोनों साइड क्या है? 1/2 आ रहा है। कब? जब थीटा का वैल्यू 30 डिग्री रखें। हमारा ऑप्शन बी सही है। बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में आएगा कि सर अगर हम वैल्यू पुटिंग उस टाइम में नहीं रख पा रहे हैं तो हम दूसरा मेथड क्या लगाएं? जब भी आपको कॉस थीटा इक्वल टू साइन दिया हो या कॉस इक्वल टू साइन दिया हो, एंगल के जगह पे कुछ भी दे सकता है, ए बी कोई भी वेरिएबल दे सकता है, तब आपको माइंड में रखना है कि कॉस के साथ जो भी एंगल होगा, यहाँ पे 2 थीटा है, साइन के साथ जो एंगल होगा उस दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो वो 90 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ से अगर हम एंगल का वैल्यू निकाले थीटा तो ये हो जाता है 30 डिग्री, जो कि हमारा ऑप्शन क्या है? बी है। पढ़िए, ये टाइम एंड वर्क का है। क्वेश्चन में दिया गया है ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए की तुलना में 20% कम कार्य कुशल है, बी को कार्य पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा? आप इस क्वेश्चन को बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं। सबसे पहले बेसिक मेथड बताते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे कि एग्जाम में अगर मिल जाए तो हम इसे लॉजिकली बहुत जल्दी उड़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि ए और बी का इफिशियंसी दिया गया है। इफिशियंसी में क्या दिया गया है कि बी का जो इफिशियंसी है वो 20% कम है, किससे? ए से है। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? आप लोग बोलेंगे 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। इसका मतलब हुआ कि अगर ए का इफिशियंसी 5 होगा तो उससे 20% कम, मतलब एक कम किसका एफिशिएंसी होगा? बी का होगा। हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेंगे और बी का हम क्या करेंगे? टाइम निकाल लेंगे। या अगर आपको ये पता है कि इफिशियंसी इनटू टाइम, अगर वर्क कांस्टेंट होता है तो इफिशियंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? टाइम होता है। या आप बोल सकते हैं कि इफिशियंसी का उल्टा क्या होगा? टाइम होगा। तो यहाँ पे टाइम का रेशियो क्या होगा? ये क्या है? इफिशियंसी का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा। क्या होगा? 4:5 हो जाएगा। क्वेश्चन में हमें ए का टाइम दिया गया कि ए काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है? 12 दिन में। ए का टाइम दिया गया 12 दिन, कितना गुना है? 3 गुना है। तो बी का भी कितना गुना होगा? 3 गुना। 5 का 3 गुना कितना हुआ? 15। हमारा आंसर क्या हुआ कि बी उसी कार्य को 15 दिन में कंप्लीट करेगा। ये तो हो गया मेथड। एग्जाम में इतना ना लिखें तो फायदा होगा, तो उसके बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आप सब लोग को पता है कि टाइम का उल्टा रिलेशन होता है किसके साथ? इफिशियंसी के साथ। कब? जब जो वर्क होगा वो कांस्टेंट होगा। वर्क जो होगा वो कांस्टेंट होगा। इसका मतलब हुआ कि बी का जो इफिशियंसी है वो 20% कम है, किससे? ए से कम है।
अगर इफिशियंसी कम है, क्षमता अगर कम होगा तो बी को ज़्यादा टाइम लगेगा। कितना ज़्यादा टाइम लगेगा? ए से ज़्यादा टाइम लगेगा। वो हम कैसे निकालें? तो देखो यहाँ पे दिया गया है कि बी का इफिशियंसी कितना है? 20% कम है। 20% कम का मतलब क्या हुआ कि -1/5 होगा। तो आप बताइए कि बी का टाइम क्या होगा? अगर इफिशियंसी कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आप लोग ए बी रूल में पढ़े थे कि माइनस को प्लस में करेंगे, एक वैल्यू अगर कम है तो दूसरा वैल्यू ज़्यादा होगा। माइनस को प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 5 में से 1 घटाएंगे तो 4। 1/4 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? 25%। इसका मतलब हुआ कि ए जितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, ए जितने दिन में काम कंप्लीट करेगा उससे 25% ज़्यादा दिन टाइम लगेगा। किसको? बी को लगेगा। तो बी का टाइम कितना होगा? तो ए का टाइम तो 12 दिन है, प्लस 12 का 25%, 12 का 25%, तो 12 का 25% कितना होगा? 3। तो 12 और 3 कितना हो गया? 15। तो उसी काम को बी को करने में कितना टाइम लगेगा? 15 दिन लगेगा, जो हमारा ऑप्शन बी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलें। इस क्वेश्चन को करिए। पहली 8 भाज्य प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, माध्य मतलब कि एवरेज, और पहली 8 अभाज्य संख्याओं का माध्य का अंतर ज्ञात करिए। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन अच्छा है। इसमें आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि कंपोजिट नेचुरल नंबर क्या होता है। बताइए, कोई इंसान जल्दी जल्दी बताइए कमेंट में। कंपोजिट नेचुरल नंबर वो नंबर होता है जिसका जो फैक्टर होगा वो मोर देन 2 होगा। फैक्टर मतलब कि उस नंबर को विभाजित जो करेगा वो 2 से ज़्यादा नंबर होना चाहिए। कंपोजिट नंबर क्या होगा? ऐसा नंबर जिसका फैक्टर क्या हो? मोर देन 2 हो। जैसे पहला कंपोजिट नंबर क्या होगा? पहला कंपोजिट नंबर क्या होगा? नेचुरल नंबर क्या होगा? पहला कंपोजिट नेचुरल नंबर क्या होगा? तो आप बोलेंगे 4। 2 का फैक्टर क्या है? 1 है और 2 है, 2 से ज़्यादा नहीं है। 3 का भी 1 और 3 है। 4 का फैक्टर क्या है? 1 है, 2 है, 4 है, 2 से ज़्यादा फैक्टर है। अगला कंपोजिट नंबर क्या होगा? 6 होगा। और अगर हमें एवरेज बोला है तो हमें सबको जोड़ते हुए चलना है। मीन बोलने का मतलब 4 होगा, 6 होगा। अगला कंपोजिट नंबर क्या होगा? 8 होगा। फिर क्या होगा? 9 होगा। फिर क्या होगा? 10 होगा। फिर 11 होगा क्या? नहीं होगा, 11 प्राइम नंबर है। 12 होगा। 13 नहीं होगा। 14 होगा। उसके बाद 15 होगा। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अगर हमें इसका मीन निकालना है तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? 8 करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब आया कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो एक और खुद से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी अदर संख्या से डिवाइड ना हो। तो प्राइम नंबर पहला क्या होगा? 2 है। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो बस और बस सिर्फ इवन है, बाकी हर एक प्राइम नंबर क्या है? ऑड है। एक ही प्राइम नंबर। 2 के बाद क्या होगा? 3। 3 के बाद क्या होगा? 5। आपको ये ध्यान रखना है कि प्राइम नंबर जो होगा, जो प्राइम नंबर होगा वो इस फॉर्म में होगा 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में, एक्सेप्ट 2 और 3। 2 और 3 को इस फॉर्मूला पे आपको नहीं अप्लाई करना है, इसको आपको याद रखना है। तो ये आपको नहीं रखना है कि जो भी नंबर आपको 6n प्लस माइनस 1 के एक्सप्रेशन में लिखेंगे वो प्राइम नंबर होगा। नहीं, जो प्राइम नंबर होगा वो 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्मेट में होगा। तो 5 हो गया। अगला क्या होगा? 7 होगा। उसके बाद क्या होगा? 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होगा? 6 दूना 12, माइनस 1 11, प्लस 1 13। फिर अगला प्राइम नंबर क्या होगा? 36 18। 18 में से 1 जाएगा तो 17, और 1 जोड़ेंगे तो 19 होगा। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसका मीन निकालना है, डिवाइड बाय 8। और इस दोनों को मीन निकाल के हमें माइनस करना है। माइनस मतलब अंतर ज्ञात करना है। तो या तो हम सबको जोड़ ले, डिवाइड बाय 8 करें, इसको भी जोड़ ले, डिवाइड बाय 8 करें, और फिर
कंपोजिट नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर का हम अंतर निकाल लें। या दूसरा मेथड क्या है कि जब हमें जोड़ के घटाना ही है तो हम क्या करें कि यहीं पे अगर हम जोड़ घटाव कर ले तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल, देखिए यहाँ पे क्या है 13 और 17 30 हो गया। अब देखिए 13 और 17 30 से अगर हम यहाँ पे घटाएं तो क्या होगा 10 और 10 20 20 और यहाँ से 10 ले लेंगे तो 30। यहाँ पे क्या बचा 2 बचा। अगर हम यहाँ पे देखें कि 5 और 3 8 8 से 8 चला गया, 7 और 2 9 9 से 9 चला गया। यहाँ पर अगर देखें तो ये 4 अगर हम इसको दे दें तो 19 हो गया, 19 तो ये 19 चला जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, आप बोलेंगे यहाँ पे 10 बचेगा, 10 और 2 12, 12 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, और नीचे तो 8 ही होगा दोनों जगह पे तो 8 होगा। ये हमारा क्या आया, कंपोजिट नेचुरल नंबर का मीन माइनस प्राइम नंबर का मीन 1/8। नहीं तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपको 78/8, और जब प्राइम नंबर का मीन निकालेंगे तो ये आएगा 77/8, और इस मीन का अंतर लेंगे तो 1/8 आएगा, जो हमारा ऑप्शन डी सही है। तो कभी कभी जोड़ने में क्या होगा कि एग्जाम का प्रेशर रहता है तो 4 आप देख रहे होंगे, लेकिन 4 को जब जोड़ेंगे 5 में तो वो आप जोड़ेंगे तो 19 होगा, लेकिन आपके मुंह से निकलेगा 20 होगा। तो आपको इस सब टाइप का छोटे छोटे बातों को ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलिए, ये देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया गया है, पढ़िए इस क्वेश्चन को। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, पी क्यू आर क्रमशः ए बी बी सी और ए सी भुजाओं के मध्य बिंदु है। त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अगर आपको हमसे पढ़े होंगे, आप इस क्वेश्चन को बिना डायग्राम बनाए हुए ही आप डायरेक्ट आंसर लगा देंगे। क्या, √3 कैसे आएगा, क्योंकि 4 का आधा 2 करेंगे और एरिया निकाल देंगे। यानी उसके पीछे हम लॉजिक डिस्कशन कर लेते हैं। एक जैसे ये क्या हुआ, एक ये समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज क्या होता है कमेंट में बताइए आप लोग। एक क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा जिसका हर एक भुजा क्या होता है, इक्वल होता है, जिसका हर एक भुजा क्या होगा, इक्वल होगा। इसके अंदर में एक त्रिभुज को हमको रखना है, हम क्या के इसको रख देंगे, रख दिया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए बी और सी एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ए बी का मध्य क्या बिंदु है, पी है। ए सी के मध्य बिंदु क्या है, आर है। और बी सी के मध्य बिंदु क्या है, क्यू है। आपको बी सी का लंबाई दिया गया है, ए बी का भी लंबाई कितना होगा 4 सेंटीमीटर, और ए सी का भी लंबाई क्या होगा 4 सेंटीमीटर होगा। अगर आप थ्योरम पढ़े होंगे या यहाँ पे देखिए, जो बीसी लाइन है, बीसी लाइन पैरेलल है पी आर का, और आप जानते हैं कि जो पी आर होगा वो बीसी का आधा होगा। अगर बीसी 4 है तो पी आर कितना होगा 2 होगा। इसी तरह पी क्यू कितना होगा 2 होगा। इसी तरह आर क्यू कितना होगा 2 होगा। किसी भी समबाहु त्रिभुज के तीनों मिड पॉइंट को अगर मिलाया जाए तो इसके अंदर में जितने भी त्रिभुज बनते हैं वो हर त्रिभुज क्या होगा, एक समबाहु त्रिभुज होगा। तो पी क्यू आर का हमें एरिया बताना है। हमें एरिया किसका बताना है, पी क्यू आर का। पी क्यू आर का हमें एरिया बताना है। तो ये पी क्यू आर कैसा है, पी आर भी 2 है 2 है 2 है, मतलब ये एक समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड कितना होगा 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कट गया, हमारा आंसर क्या आया √3 आ गया। ये हमारा ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगले क्वेश्चन को देखिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको लेके आया गया है और क्वेश्चन को करने में मज़ा भी आएगा। और ये नहीं है कि एक ही टाइप के क्वेश्चन को हम कर रहे हैं,
हर एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं कि एग्जाम में ये नहीं है कि आपको बोलेगा पहले टाइम एंड वर्क का कर लीजिए, फिर त्रिकोणमिति का कर लीजिए, फिर प्रॉफिट लॉस का। आपको हर एक क्वेश्चन करने के बाद आपको दूसरे कॉन्सेप्ट या दूसरे टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है ए और बी का कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:4 है। यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है तो बी को उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। अगर आपको ये पता है कि इफिशियंसी दिया गया है, क्या दिया गया, ए और बी का इफिशियंसी दिया गया है कितना, क्षमता, ये देखिए कार्य क्षमताओं का मतलब ही होता है कि इफिशियंसी दिया गया है 3:4 और सेम काम करना है तो टाइम का रेशियो क्या होगा 4:3। क्वेश्चन में देखिए एक किसी कार्य को 12 दिन में करता है, एक कितना गुना करता है 3 गुना करता है तो 12 होगा। तो बी भी कितना गुना काम करेगा 3 गुना करेगा तो ये कितना हो जाएगा 9 दिन। 9 दिन हमारा आंसर सही है। क्या आप इस क्वेश्चन को चाहें तो इतना भी आपको नहीं लिखना है। देखिए यहाँ पे क्षमता का अनुपात दिया गया क्या 3:4 दिया गया। तो देखिए ए का जो क्षमता है वो क्या है कम है, बी का क्षमता ज़्यादा है। अगर किसी कार्य को एक आदमी जल्दी से करे जिसका क्षमता ज़्यादा है, ज़्यादा जल्दी काम करेगा तो उसको कम टाइम लगेगा। ए को टाइम लग रहा है 12 दिन, तो बी को तो ए से अगर क्षमता बी का ज़्यादा है तो उसको कम टाइम लगेगा, मतलब कि बी को 12 से कम दिन लगेगा। अगर आप गौर से देखें तो 12 दिन तो होगा नहीं आंसर, क्योंकि 12 दिन से हमें कम चाहिए। 16 दिन 18 दिन है, ये तीनों तो 12 से कम नहीं है, तो एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी हमारा सही है। तो कुछ क्वेश्चन को आपको पढ़ के लॉजिकली भी सॉल्व करना है, इतना कुछ आपको नहीं लिखना है, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चले। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर एनी नेचुरल नंबर n 6 to the power n minus 5 to the power n ऑलवेज एंड्स विथ। ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता हो कि 6 to the पावर इवन हो या ऑड हो, 6 के पावर इवन हो या 6 के पावर ऑड हो, वैल्यू कुछ भी आएगा वो एंड करेगा 6 से। इसी तरह 5 के पावर इवन हो या ऑड हो, डिजिट कितना भी हो एंड करेगा 5 से एंड करेगा। तो ये बताइए, हमसे पूछ रहा है अंतिम अंक, मतलब कि यूनिट डिजिट पूछ रहा है। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या होगा 6 और यहाँ पे क्या होगा 5। ये माइनस नहीं है, ये यूनिट डिजिट बस हम लिख रहे हैं 6 माइनस 5। आंसर क्या आएगा 1। वो एंड हमेशा क्या करेगा 1 से एंड करेगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन आसान था। क्वेश्चन में दिया गया है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। आपको इसी तरह एग्जाम में स्क्रीन पे दिखेगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। हमें निकालना है p/q निकालना है। हमें क्या निकालना है p/q निकालना है। आपको बैठे नहीं रहना है, क्वेश्चन को साथ में आपको सॉल्व भी करना है। करिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। हमें निकालना है p/q निकालना है। हमें रफ कॉपी पे लिखना नहीं है। देखिए अगर हम गौर से देखें तो 1 गुने 2, यहाँ पे 2 है, 2 में से 2 जाएगा, ये तो कट गया। अगर हम गौर से देखें तो 0.2 से 0.2 कट गया, ऊपर में क्या बचा 1/2 बच्चा बट्टा। क्यू का वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया गया 2 माइनस ये दिया गया है 1/2 इंटू 2, इससे कटेगा 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, माइनस 0.2 से 0.2 कट गया, यहाँ पे क्या होगा 1/2, 1 माइनस 1/2 होगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/2 और नीचे क्या आएगा 1/2 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1। हमारा ऑप्शन बी हमारा सही है। ये आपको रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। करिए इस क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है कि निम्न तालिका फरवरी 2018 के 4 सप्ताह के लिए वायु गुणवत्ता सूचांक AQI
दर्शाती है। फरवरी के महीने में कोलकाता और दिल्ली में AQI के औसत में कितना अंतर है। हमें क्या करना है, क्वेश्चन में दिया गया ये जो डाटा बता रहा है ये हर एक वीक का ये क्या बता रहा है, हाँ एयर क्वालिटी पॉल्यूशन का इंडेक्स बता रहा है। तो कलकत्ता का ये दिया गया हर एक हफ्ते का और दिल्ली का ये दिया गया। हमें बताना है कि दोनों के एवरेज में क्या अंतर है। ये आपको दो मेथड है, या तो पहले कलकत्ता वाले का एवरेज निकाल लीजिए, फिर दिल्ली का निकालिए और उसको माइनस कर लीजिए। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप यहीं पे क्यों ना पहले माइनस कर लें फिर एवरेज निकाल लें, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 306 में से अगर 248 गया, 52 और 6 कितना होगा 58, 52 6 कितना होगा 58। फिर देखिए यहाँ पे क्या होगा, 288 में से 246 जाएगा, तो ये क्या होगा 46 और 42, यहाँ पे क्या बचेगा 42। ये आया सेकेंड वीक का। यहाँ पे देखिए 74 में से 46, क्योंकि 274 में से 246 घटाएंगे, 30 घटाएंगे तो क्या होगा ज़्यादा हो जाएगा। हमें यहाँ पे क्या होगा 274 में से 246 घटाएंगे तो 28 हो जाएगा। यहाँ पे 172 236 है, 172 में से अगर 236 घटा रहे हैं, यहाँ पे 28 बचेगा, यहाँ पे 36 बचा। 28 और 36 कितना होता है 64, 64 हो गया। लेकिन आप गौर से देखें तो तीन, कोलकाता के तीन क्या थे प्लस में थे, यहाँ पे कलकत्ता का टेम्परेचर कम है, दिल्ली का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे। ये सारे संख्याओं को हमें जोड़ देंगे तो हमें इन दिल्ली और कलकत्ते के टेम्परेचर के एवरेज का अंतर निकल जाएगा। तो ये क्या होगा 58 प्लस 42 प्लस 28 माइनस 64 डिवाइड बाय 4, क्योंकि 4 हफ्ते की बात कर रहा है। देखिए 42 और 28 कितना होगा 70, 70 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा, 70 में से 64 जाएगा तो 6 बचेगा। 58 और 6 कितना होगा 64, 64 बट्टे 4 कितना हुआ 16 चौक 64। ये क्या आया कलकत्ते का एवरेज माइनस दिल्ली के एवरेज का डिफरेंस आया, क्या 16 आया। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। नहीं तो जब कलकत्ते का जोड़ने जाएंगे और दिल्ली का जोड़ने जाएंगे तो कैलकुलेट जोड़ना आसान है, ये लगभग 1000 मतलब कि 3 2 5 5 2 7 1 8 लगभग 900 1000 के बीच में रेंज आएगा। लेकिन भाग देंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, यहाँ पे आप माइनस कर लिए तो कैलकुलेशन आसान हो गया। ये DI में आपको मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। अगला क्वेश्चन क्या है, एक घातांक करने का क्वेश्चन है। हम इसे कैसे सॉल्व करें, देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पे देखते ही आपको माइंड में आ जाना चाहिए कि हमें कैलकुलेशन इसको कैसे करना है। अगर हम इस रूट को हटाना चाहेंगे तो दोनों साइड हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 19, यहाँ पे क्या बचेगा 19 माइनस एक्स। इस चीज़ को यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा 19, यहाँ पे क्या बचेगा 19 माइनस एक्स रूट 12 बराबर √4 माइनस √3 का स्क्वायर। ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। √4 का स्क्वायर कितना होगा 4, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, तो 4 और 3 7। ये a माइनस बी मतलब माइनस 2 इंटू ए बी होता है, √4 इंटू √3 कितना होगा 12। इधर क्या बचेगा 19 माइनस एक्स √12, तो एक्स √12 को उस साइड ले जाएं और टोटल टर्म को इधर ले आए तो क्या होगा एक्स √12 इक्वल टू 19 में से 17 जाएगा तो 12, ये इस साइड आया है तो प्लस 2√12 होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल होगा। यहाँ से अगर हम √12 को इधर डिवाइड कर दे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12 बट्टे √12 प्लस 2
12/√12। √12 से √12 कैंसिल हो गया। नीचे √12 है, नीचे किसी भी ऑप्शन में रूट नहीं है, तो ये रूट हटाने के लिए हमें ऊपर नीचे √12 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। जब हम ऊपर नीचे √12 से गुना करेंगे तो क्या होगा, √12 नीचे हो जाएगा √12। √12 इंटू √12 12 होगा, तो इससे ये कट गया +2। √12 को अगर हम देखें तो 4 इंटू क्या होता है, 3 होता है, 4×3=12। 4 रूट के बाहर आएगा तो 2√3 +2। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, 2 + 2√3। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरह से करना है। कैलकुलेशन को और आप शॉर्ट कर सकते हैं, एक दो स्टेप को आपको ओरली अगर कर लेते हैं, इतना आपको नहीं लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखिए, मॉक टेस्ट है तो ज़्यादा आपको बात भी नहीं करना है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना है। अब इस क्वेश्चन को देखें। एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 33 रुपया अधिक में बेचा जाता तो प्राप्त लाभ 14% होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, आपको है ना, एक बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको रीडिंग एबिलिटी को डेवलप करना पड़ेगा कि क्वेश्चन आप एक बार पढ़ें तो आपको उस क्वेश्चन का लैंग्वेज आधा से ज़्यादा समझ में आ जाए। तो ये आपका रीडिंग हैबिट को और बढ़ाना पड़ेगा। फिर आपको एक बार दोबारा पढ़ना पड़ेगा। जितना जल्दी आप रीडिंग हैबिट को डेवलप कर लेते हैं कि किसी भी लाइन को पढ़े और आपको समझ में आ गया। जरूरी नहीं है कि एक बार में आप पूरा चीज़ पढ़ें, आधा ही पढ़ें, लेकिन उस आधे को दोबारा न पढ़ना पड़े। हमें यहाँ पे बताना है उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस। अगर हम कॉस्ट प्राइस मान ले 100, हम आपको बताने के लिए बता रहे हैं लेकिन उतना लिखने का जरूरत। अगर हम कॉस्ट प्राइस 100 मान लें तो क्या होगा, एक वस्तु को 12% लाभ पे बेचा, मतलब 112 में बेचा होगा, 112 में बेचा होगा, या 100% बोल दीजिए, 112% होगा। 112% में कुछ भी बेचा होगा या 100 बोल दीजिए, जो भी आपको बोलना है, वो x रुपया में बेचा होगा। 112% लाभ मतलब 112 में बेचा होगा, x रुपया में बेचा होगा। बोला 33 रुपया अधिक पे, मतलब कि अब क्या कर रहा है, वो 33 रुपया अधिक पे बेच रहा है। 33 रुपया अधिक पे बेच रहा है तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 114% का। हमें बताना 100% का वैल्यू बताना। अगर आप गौर से देखें, ये देखिए, यहाँ पे 2% बढ़ रहा है, यहाँ पे 2% बढ़ रहा है। 2% क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वो आदमी क्या कर रहा है कि 33 रुपया अधिक में बेच रहा है। अगर 2% बढ़ने से 33 रुपया हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस मतलब 100% गुना हमें क्या करना पड़ेगा, 50। 50 गुने 100 हो गया 100%। ये 100% क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। तो हमें इस साइड भी क्या करना पड़ेगा, 50 से गुना करना पड़ेगा। 33 गुने 50 क्या होगा, 33 को 2 जीरो चिपकाई तो 3300, 3300 का आधा क्या होगा, 1650। तो उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हुआ, 1650। ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छोटी संख्या ज्ञात कर, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्याओं में से घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगा। देखिए, आप इसको मेथड से भी कर सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 1000, और उसमें आप भाग देके करेंगे तो आप वहां से भी निकाल सकते हैं। लेकिन एग्जाम में भाग नहीं देना। आप सोचिए, 1000 के नजदीक कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप बोलेंगे 30 का स्क्वायर 900 होता है। 900 से काफी दूर है। ये किसका स्क्वायर हुआ, 30 का स्क्वायर हुआ। अगर हम 31 के स्क्वायर का बात करें, 31 के स्क्वायर का बात करें तो 31 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900 + 61, 961 हो जाएगा। अगर हम 32 का स्क्वायर का बात करें, 32 के स्क्वायर का बात करें तो 961 में अगर हम 62 जोड़ दें, ये हो जाएगा 1024।
हो जाएगा, ये मन में आपको करना है। अगर आप देखें तो 1024 तो होगा नहीं, क्योंकि हमें बोला है छोटी से छोटी संख्या बताना, तो 1000 से छोटा बताना। अब देखिए इसके बीच का अंतर कितना है, 100 है, और इसके बीच का अंतर कितना है, 39 है। अब बताइए कि 9 क्या होगा, 900 961 कौन से 1000 के नज़दीक है, तो आप बोलेंगे 961। हजार में हम कितना घटा रहे हैं, 39 घटा रहे हैं, तो हमें 961 मिल जा रहा है। और 961 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम वो 4 अंकों की छोटी संख्या में कितना घटाएं, 39 घटाएंगे, तो हमें 961 मिलेगा, जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। आप इस तरह से बना सकते हैं, नहीं तो आप 1000 में भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, फिर तो आप देखेंगे कि वहाँ पे भी क्या हो रहा है, 31 का ही स्क्वायर आएगा, 961 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या सिंप्लीफिकेशन का सेम क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप जरूर अटेम्प्ट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुए। उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 प्राप्त हुए, जो कुल मतों के 34% के बराबर है। कुछ मत अमान्य थे। विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन और असामान्य मतों तक की विनिंग मार्जिन बताना है और असामान्य मतों की संख्या बताना है। देखिए अगर इस क्वेश्चन को एग्जाम में करना होता, हमें विनिंग मार्जिन बताना है, यहाँ पे 48% है, यहाँ पे क्या है 34% है। कितने का अंतर है, 14 का अंतर है। तो 14 में क्या चुका है, 7 दूनी 14। तो जो हमारा आंसर होगा, जो विनिंग मार्जिन का वैल्यू होगा, वो 7 का मल्टीपल होगा। और हमें क्रमशः बताना है, तो विनिंग मार्जिन को पहले बताना है। देखिए तो 7 का मल्टीपल कौन है, 3000, 2800, 3600, 3200। एक ही मार्जिन है, जो एक ही ऑप्शन हमारा है जो 7 का मल्टीपल है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। तो हमें आगे करना नहीं है, लेकिन अभी आपको समझाना है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करें। मान लेते हैं कि वो टोटल वोट कितना था, 100 था। कुल मतों का 48%, 48% हमें क्या मिला है, विनिंग आदमी को मिला, जो जीता है उसको कितना मिला है, 48 मिला है। और जो हारा है उसको कुल मतों का कितना, जो लूज किया है उसे कितना मिला है, 34 मिला है। तो टोटल 100 में से 48 जीतने वाले को मिला है, हारने वाले को 34 मिला है। तो बाकी कितना बचा, आप बोलेंगे कि यह 70 और 12 82। 82 तो हमने विनिंग और लूजिंग में डिवाइड कर दिया। बाकी जो बचा है कितना, 18। ये क्या है, इनवैलिड वोट है। ये क्या है, इनवैलिड वोट है। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे पूछ रहा है इनका मार्जिन बताना है, विनिंग और लूजिंग का। यहाँ पे कितना है, 14 है। कब, जब 100 माने थे। एक्चुअल डाटा निकालने के लिए दिया गया है। उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 प्राप्त हुए, जो कुल मतों का 34% है। तो 34 का वैल्यू दिया गया कितना, 6800 दिया गया, 6800 दिया गया। 34 का 2 गुना पे 2 जीरो चिपकाना है। तो 14 का भी अगर हम 2 गुना करेंगे और उस पर क्या करेंगे, 2 जीरो चिपका देंगे। तो 14 दूना 28, फिर 2 जीरो चिपकाना है। ये क्या हो गया, 2800 हमारा क्या हुआ, विनिंग मार्जिन हुआ। ये क्या है, विनिंग मार्जिन हो गया। और हमें बताना है अमान्य मतों की संख्या, इनवैलिड वोटों की संख्या कितना है, 18 है। 18 का 2 गुना पे क्या करना है, 2 जीरो चिपकाना है। 18 दूना 36, फिर 2 जीरो चिपकाना है। ये हो गया इनवैलिड वोट। और ये कितना हो गया, विनिंग मार्जिन। तो 2800 और 3600 हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए। बिल्कुल, कुछ क्वेश्चन को आपको देखिए, मॉक टेस्ट है, आपको डिटेल भी पता होना चाहिए, और एग्जाम में किसी क्वेश्चन को कैसे करना है वो भी पता होना चाहिए।
2600 की धनराशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करके उधार दिया गया था कि पहले भाग पर प्रति वर्ष इतना, इतना और इतना। हमें बताना है कि 10% की दर पर, 10% की जो दर पर है उस पर दिया गया राशि कितना होगा। अगर हम गौर से देखें तो दूसरे भाग में क्या है, 9 गुने 6 है। आंसर जो होगा वो 9 का मल्टीपल होगा और 6 का मल्टीपल होगा। 6 में क्या छुपा हुआ, 3 छुपा हुआ है और 9 में भी 3 छुपा हुआ है। हम डायरेक्ट 9 का मल्टीपल ढूंढते हैं। 5 3 8 ऑप्शन ए नहीं होगा। 5 4 9 और 1 10 ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। 5 2 7 ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। ये देखिए 5 3 8 और 1 9 ये 9 का मल्टीपल है। हमारा ऑप्शन बी हमारा सही होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। जब आपको दिया गया है कि कुछ अमाउंट दिया गया उसको दो भागों में बांटना है, तो आपको जो P1 और P2 का जो रेशियो होगा, दोनों भाग के जो प्रिंसिपल का रेशियो होगा वो हम आपको क्लास में बताए हुए हैं कि वो क्या होता है, R2 इंटू T2 रेशियो R1 T1 के। यहाँ पे R2 क्या है, R2 मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम क्या है T2 वो क्या दूसरे भाग का, तो 9 गुने 6 क्या होगा, नछा 54%, रेशियो 10 गुने 5 50%। इस दोनों को परसेंटेज से परसेंटेज को काट दिए। ये क्या रेशियो आया है, 54 रेशियो 50। हमारे दोनों प्रिंसिपल का रेशियो आया P1 और P2 का, लेकिन दोनों का सम, दोनों प्रिंसिपल का सम कितना दिया गया 2600। यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये क्या आ रहा है 104 आ रहा है। इसका वैल्यू कितना दिया गया है 2600 दिया गया है। हमें बताना क्या है, P1 का वैल्यू बताना है। हमें क्या बताना है, जिसपे 10% ये क्या हो गया P1 का वैल्यू होगा होगा देखिए P1 रेशियो P2 है। हमें P1 का वैल्यू बताना है। P1 का वैल्यू कितना है 54 है। 54 का वैल्यू हमें बताना है। अगर आप इसे काटे तो 26 चौका 104 होता है। 4 से 100 को काटेंगे तो 25 में जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 25, 54 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 25 गुने 54 करेंगे कितना होगा, 25 चौका 100 का 0 10, 25 पच्चे 125 प्लस 10 कितना होगा 135। तो हमारा आंसर क्या होगा 1350, जो ऑप्शन बी हमारा सही है। इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से रिवाइज करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता ही पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों को मिलाकर औसत आयु 16.8 वर्ष है। लड़कों की औसत आयु बनाइए इस क्वेश्चन को। जितना कम से कम बात करें और जितना जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करें वो ज़्यादा फायदा है, क्योंकि हमें 30 से ज़्यादा क्वेश्चन करना है मॉक टेस्ट में और आपको बताना भी है। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, बहुत सारे मेथड है। अगर हम इसे मिक्सचर और एलिगेशन से करें, देखिए यहाँ पे क्या है, हम तो इतने लाइन में भी कर सकते हैं। क्या होगा, ये हो गया बॉय, ये हो गया गर्ल। आपको दिख नहीं रहा होगा तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, करिए आप। लड़का और लड़की, औसत आयु दिया गया। लड़कों का औसत आयु कितना है, बॉय का कितना है 15.4 और लड़कियों का कितना है 18.2। दोनों का औसत आयु एवरेज, दोनों लड़का लड़कियों का औसत आयु कितना है 16.8। हम अगर 18.2 में से 16.8 घटाएंगे, 18.2 में से अगर 16 घटाएंगे तो क्या होगा 2.2 होगा। 2.2 में से अगर 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1.4। और अगर हम 16.8 में से 15.7 घटाते हैं, 4 घटाते तो 1.8 में से 0.4 घटाएंगे तो ये क्या आएगा 1.4। ये क्या आया, लड़कों का
और ये क्या है, लड़कियों का संख्या। हमें इसका रेशियो बताना है, तो काटेंगे तो क्या होगा, 1:1। इससे आसान मेथड आप इस क्वेश्चन में नहीं लगा सकते। 1:1 हमारा सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलें, पढ़िए इस क्वेश्चन को। ए किसी कार्य को 20 दिनों में, बी अकेले उसी कार्य को 30 दिनों में करता है। हम आपको क्लास में बता दिए कि ए का जो कार्य होगा और बी का जो कार्य होगा, ए का जो कार्य होगा वो बी का इफिशियंसी बताएगा, और जो बी का कार्य होगा वो ए का इफिशियंसी बताएगा। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, ए और बी का इफिशियंसी। यहाँ पे इफिशियंसी क्या होगा, बी का जो इफिशियंसी, बी का जो दिन होगा वो ए का इफिशियंसी बताएगा, तो 3, और जो ए का दिन होगा वो बी का इफिशियंसी बताएगा, तो 2। हमने 30 और 20 लिखे, रेशियो बन लिख लिए हैं। ये क्या आया, ए और बी के इफिशियंसी का रेशियो आया है। अगर हम टोटल वर्क बात करें तो ए कितने दिनों में काम को पूरा कर रहा है, 20 दिनों में। रोज उस इफिशियंसी कितना है, 3 है, तो टोटल वर्क कितना आया, 60 आया। टोटल वर्क कितना आया, 60 आया। अब अगले लाइन में पढ़िए, एक कार्य पूर्ण होने से पहले ही कार्य छोड़ देता है और शेष 5 दिन तक बी अकेला कार्य करता है। इस टाइमलाइन को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। ए और बी कुछ दिनों तक साथ में काम किया, और आखिरी के जो 5 दिन हैं उसमें बी अकेला काम किया है। आखिरी के 5 दिनों में बी अकेला काम किया है, तो आपको बताने के टोटल काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारे मेथड करने के होते हैं। सबसे आसान मेथड है कि आखिरी में क्या है कि बी 5 दिन अकेले काम किया है। अगर हम यहाँ पे ए को भी बोले कि तुम भी साथ में 5 दिन काम करो, तो हम क्या करेंगे कि ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, तो 5 दिन में कितना करेगा, 5 दिया 15। टोटल वर्क पहले 60 था, कब, जब ए नहीं था। ए 5 दिन और काम करेगा तो 15 इसमें जोड़ देंगे, तो टोटल वर्क अब कितना हो जाएगा, 75। अब हम ये बोल सकते हैं कि इस 75 काम को ए और बी शुरू से अंत तक कर रहा है। आप बोलेंगे बिल्कुल, ए और बी को साथ में काम करेगा, मतलब कि टोटल काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। आप बोलेंगे 75 भागा दोनों का इफिशियंसी 3 + 2 5, ये क्या होगा, 15×5 = 75। 15 दिन हमारा लगेगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। जब आखिरी में काम छोड़े तो उसको बुला लीजिए, उसके काम को टोटल काम में जोड़ दीजिए, तो साथ में काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, मोड मीडियन का क्वेश्चन है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले समझना होगा कि हमें इसे सॉल्व कैसे करना है। जो भी डाटा दिया गया है उस डाटा को आपको असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में सजाना है, और रिपीट जो जितनी बार है उतनी बार लिखना है। देखिए 7 है, हमने 7 लिख दिया। यहाँ पे लिखते हैं, हमने क्या किया, 7 लिख दिया, फिर हमने 9 लिख दिया, 7 और 9 लिख दिए, और कहीं पे 9 नहीं है। उसके बाद क्या है, 12 है। 12 कितनी बार है, 1 2 3 बार। 3 बार 12 है तो 3 बार 12 लिख देंगे, 1 2 और 3। 12 के बाद 13 कितनी बार है, 1 बार, तो यहाँ पे हम 13 लिख देंगे। फिर 14 कितनी बार, 1 2 3 4। 14 4 बार है, 1 2 3 4। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे तो इसमें क्या है, टोटल 20 स्टूडेंट हैं। तो 20 स्टूडेंट है ना, तो ये क्या इवन है, तो इसके हम आधा तक ही लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 14 के बाद क्या है, 15। उसके बाद क्या है, 16। 13 2 बार है, 13 एक और जगह पे, यहाँ पे भी है, हम यहाँ पे भी 13 लिख देंगे। फिर क्या, 15 लिख दिया, 16 लिख दिए, फिर 17 बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। फिर 18 कितनी बार है, 1 2 3। 18 क्या है, 3 बार है, तो 3 बार लिख देंगे। फिर 19 19 एक बार है,
फिर 20 कितनी बार है, 2 बार है। हम इसे बढ़ते हुए क्रम में लिख दिए। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जो जो आप नंबर यहाँ पे लिखते जाएं उसको मन ही मन काटते जाइएगा। क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस लगता है। हमें बताना 2 इंटू मीडियन प्लस मोड। हमें बताना माध्यिका को डबल करना है, उसमें से बहुलक घटाना है। तो मीडियन क्या होता है? देखिए मीडियन का 2 फार्मूला होगा यहाँ पे निकालने के लिए। यहाँ पे क्या है कि n इक्वल टू क्या है, 20 है, इवन है। उसका फार्मूला क्या होता है, हमें n/2 पद को जोड़ना है, प्लस n+2/2 पद को जोड़ना है, डिवाइड बाय हमें क्या करना है, 2 करना है। n यहाँ पे क्या है, n जो होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म होते हैं। यहाँ पे क्या है, 20/2 प्लस 22/2 हाँ, ये आया 10वां पद प्लस 11वां पद बट्टा 2। 10वां पद क्या है, आपको 10वां पद इसमें नहीं करना, जब आप बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं वहां पे 10वां पद देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10वें पद पे 14 है, 11वें पद पे भी क्या है, 14 है। इस दोनों को जोड़ना है, तो 14 प्लस 14, 14 जमा 14 बट्टा 2, ये हमारा क्या आया, 28/2 14, ये हमारा आया मीडियन आया। मोड मतलब कि हमें बहुलक कैसे निकालेंगे, मोड निकालने का तरीका क्या होता है, वो नंबर लेना है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। अब देखिए 13 2 बार हुआ है, 14 कितनी बार, 1 2 3 4, 14 4 बार रिपीट हुआ। तो सबसे ज़्यादा बार जो नंबर रिपीट हुआ वही उसका मोड होता है, तो हमारा मोड कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। हमें इसमें रख देना है, क्या है, 2 इंटू क्या है, 2 इंटू माध्यिका, माध्यिका कितना है, 14 माइनस 14, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 14, जो हमारा ऑप्शन ए सही है। ये क्वेश्चन लेने के पीछे ये है कि ये रेलवे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है इस टाइम में, जिसमें मीडियन आपको निकालना रहता है और मोड निकालना रहता है। अगर यहीं पे अगर n के जगह पे ऑड होता तो हम लिखते हैं n/2 पद बट्टे 2 करके हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलें, करिए इस क्वेश्चन को। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए एक भिन्न का अंश है जो हर से 2 कम है। अंश और हर के बीच में 2 का अंतर है। अगर हम ऑप्शन से करें तो कैसे करेंगे, 5 7 2 का अंतर है, 3 5 2 का अंतर है, 7 9 2 का अंतर है, 1 3 2 का अंतर है। यदि अंश को 2 से गुना किया जाए और हर को 3 से गुना किया जाए तो प्राप्त जो भिन्न होगा 2/9 होगा। नीचे 9 आने का मतलब है इस जो हर में होगा वो 3 होगा या 3 का मल्टीपल होगा, तभी 3 होना ही चाहिए, या 9 होता नीचे में। अब अगर आप ये कंडीशन लेंगे कि ऊपर में अंश को 2 से गुना करें और नीचे में 3 से, तो देखिए 7 में 3 से गुना करेंगे तो कभी भी 9 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 5 में अगर 3 से गुना करेंगे तो कभी भी 9 नहीं आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम 7 में 2 से गुना करते हैं तो 21 हो जाएगा। 9 में अगर 3 से गुना करते हैं तो 27 आएगा। ये कभी भी हमें 2/9 नहीं देगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम 1 में 2 से गुना करते हैं तो 2, 3 में 3 से गुना करते हैं, हर में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुने 3 9। ये क्या आया, 2/9। हमारा ऑप्शन डी सही है। तो कुछ क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से भी करना है, बाकी जिस इंसान को नहीं पता है तो आइए इसे हम कैसे करें। अंश क्या है, x है, इनके बीच का अंतर 2 है, तो हम हर को क्या मान लें, x+2। ये हम इस लाइन से लिखे हैं, अंश हर से 2 कम है। अब क्या बोल रहा है कि यदि अंश को 2 से गुना कर दिया जाए, अगर हम अंश को 2 से गुना कर दें और हर को 3 से गुना कर दें
तो जो नया भिन्न मिलेगा, नया फ्रैक्शन मिलेगा, वो 2/9 होगा। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका x का वैल्यू 1 आएगा, और जब इस फ्रैक्शन में रखेंगे तो 1/1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ से भी हमारा वो फ्रैक्शन मिल जाएगा 1/3। आप ऑप्शन से करना चाहें ऑप्शन से कर लीजिए, नहीं तो उसको सॉल्व कर लीजिए। ये क्वेश्चन देखिए, ये अलजेब्रा का है, ये पूछा गया। देखिए अगर आपको फार्मूला याद है बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं। अगर हम r स्क्वायर को -1 रख दें और q स्क्वायर को हम 1 रख दें, हम इसलिए इसको हम 0 नहीं रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए कि q r किसी एक को 0 करेंगे तो पूरा का पूरा टर्म मतलब कि समथिंग बाय 0 फॉर्म हो जाएगा, वो हमें नहीं करना रहता वैल्यू पुटिंग में। तो यहाँ से पी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप बोलोगे पी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा -2 हो जाएगा। हमें ये सब वैल्यू को अगर हम यहाँ पे रखें, P6 को हम क्या लिख सकते हैं, P6 को लिख सकते हैं पी स्क्वायर का क्यूब लिख सकते हैं। तो -2 का क्या होगा, क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर 1 का क्यूब माइनस -1 का क्यूब बट्टा पी स्क्वायर क्या है -2, क्यू स्क्वायर क्या है 1 इंटू आर स्क्वायर क्या है -1। आप अगर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -8 +1 और +1, नीचे में क्या होगा +2, -8 में से 2 गया तो -6 बट्टा +2, इसको सॉल्व करेंगे तो -3 आएगा। तो वैल्यू पुटिंग आपको इस तरह से करना है, -3। अगर आप यहाँ पे अगर q मान लीजिए कि क्यू स्क्वायर को या q को 1 रख देते हैं, r को 1 रख देते हैं, तो ये तो 0 आ जाता। और 0 आने का मतलब है कि आप उसे सॉल्व नहीं कर पाते। तो वैल्यू पुटिंग करते टाइम में भी आपको माइंड में रखना है कि कैसे वैल्यू पुट करें। बाकी अगर आपको फार्मूला याद होता, ये यहाँ पे P6 + Q6 - R6 का आप क्या फार्मूला के थ्रू रखते हैं, -3 P स्क्वायर Q स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर Q स्क्वायर R स्क्वायर। जिनको फार्मूला याद है वो ऐसे लाएंगे तो -3 आएगा, जिनको फार्मूला नहीं याद है तो वैल्यू पुटिंग आप इस मेथड से ऐसे करेंगे, तभी आपको -3 ही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। दिया गया है कि 3 व्यक्तियों ने एक व्यवसाय में 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में धन निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 15,600 था, तो लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होगा। ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। जिस रेशियो में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसी रेशियो में आपको क्या होगा, प्रॉफिट भी उसी रेशियो में बढ़ता है। हमें 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, तो इसे प्रॉपर रेशियो में करने के लिए 2, 3 और 4 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 12, 1/2 × 12 करेंगे तो 6, रेशियो 1/3 × 12 क्या होगा 4, ये क्या होगा 1/4 × 12 तो 3 हो जाएगा। उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या हुआ 6:4:3 होगा। हमसे क्या बोल रहा है कि लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होगा। आप देखिए जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसी रेशियो में उसको प्रॉफिट होगा। इन्वेस्टमेंट किस रेशियो में कर रहा है 6, तो लाभ भी क्या होगा सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा क्या दिख रहा है 6, तो हमारा जो सबसे लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होगा 6 वाला होगा। अब 6 में हम वैल्यू निकालने के लिए इसको सॉल्व करेंगे तब करेंगे। आंसर में अगर ऑप्शन में आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि 6 का कौन सा मल्टीपल है। 6 मतलब कि 2 और 3 का। देखिए 7 5 12, 7 2 9, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। या आप डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं, लेकिन आप निकालिए तो क्या होगा 6 4 10 3 13, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा। देखिए जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही आपको उसके प्रॉफिट का भी रेशियो होगा। 13 का वैल्यू कितना दिया गया है 15,600, कितना गुना 12 पे 2 0,
हम 6 गुना 12 पे 2 जीरो करेंगे, 12 छक 72, ये 2 जीरो चिपका देंगे। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए हमारा सही है। तो इस क्वेश्चन में ये आपको सीखना है कि जिस रेशियो में हम इन्वेस्टमेंट में कर रहे हैं उसी रेशियो में हमारा क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। इसलिए इस क्वेश्चन को लिया गया है पार्टनरशिप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए कक्षा एक्स 10th बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाली छात्रों की कुल संख्या 360 है। ये दिया गया है। हमसे पूछ रहा है ग्रेड ए और ग्रेड बी प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या होगा। ग्रेड ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, तो कुल संख्या ए ग्रेड में कितना है? 10%, बी ग्रेड में कितना है? 20%। तो दोनों ग्रेड में टोटल स्टूडेंटों का कितना होगा? 30%। ये बताइए 360 का 30% कितना होगा? तो बच्चा बच्चा बोलेगा 108 होगा। ऑप्शन ए हमारा सही है। ये आपको डीआई का क्वेश्चन है, बहुत आसान पूछा जाता है एग्जाम में। अब देखिए, एक व्यक्ति ने अपने पूंजी का इतना भाग इतने वार्षिक ब्याज की दर से, हमें बताना है कि उसके कुल निवेशित पूंजी ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो भाग है ना, ये हमें बहुत परेशान करता है। हम क्या करें, 1/2 और 1/3 का हम एलसीएम ले लेंगे। तो हम ये मान लेते हैं कि कैपिटल क्या होगा, 1 मतलब 2 और 3 का एलसीएम 6 हो गया। हमें बताना है कि एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का इतना भाग इतने वार्षिक दर पे, एक कैपिटल क्या 6 का 1/2 भाग कितना होगा? 3 होगा। यहाँ पे लिखिए 1/2 भाग कितना होगा? 3 होगा। उसके बाद क्या कर रहा है, पूंजी का 1/3 भाग, 6 का 1/3 भाग 2 होगा। बाकी बचा क्या? 1 बचा। 1/2 भाग को 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 1/3 भाग को 8% वार्षिक ब्याज की दर से, और 1 को 10% वार्षिक ब्याज की दर से। ये क्या है? कैपिटल का रेशियो है। ये परसेंटेज दिया गया कि आपको इनकम किस रेशियो में होता है। तो नीचे हमें निकलेगा 1 वर्ष में निवेशित कुल आय, उसकी कुल निवेशित पूंजी ज्ञात की। हमें कुल बताना है। देखिए 3 का 5% निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम क्या करें, यहाँ पे 2 जीरो चिपका दे। तो ये कुल कैपिटल अगर 600 होगा तो यहाँ पे भी 2 जीरो, यहाँ पे भी 2 जीरो, और यहाँ पे भी 2 जीरो। अब हमारा क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। 300 का 5%, 300 का 10% 30 होता है, 5% 15 होगा। 200 का 8% 16 होगा, और 100 का 10% कितना होगा? 10 होगा। बता रहा है कि एक वर्ष में उसको तीनों निवेश से प्राप्त कुल आय, ये क्या है? इनकम का रेशियो आया है। कुल आय कितना होगा? 15 और 16 कितना होगा? 31। अब 10 41। इसका वैल्यू कितना दिया है? आप बोलेंगे 820 दिया है, 820 दिया गया। अगर हम वैसे गौर से देखें, हम देख सकते हैं कि 6 का मल्टीपल ही आंसर होगा। लेकिन जब यहाँ तक आ गए तो हम क्या करेंगे, 41 का 2 गुना करेंगे, उस पर 1 जीरो चिपका देंगे। तो 600 का 2 गुना करके 1 जीरो चिपका देंगे, क्या होगा? 1200। 1200 नहीं, 12,000। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी हमारा सही है। हमने क्या किया, कैपिटल मान लिया, क्योंकि 1/2 भाग बहुत ज़्यादा दर्द देता है। हम टोटल कैपिटल 600 माने हैं, उसका 1/2 भाग 300, 1/3 भाग 200, बचा जो 100। 1/2 भाग को भी 5% पे, इसको 8% पे, इसको 10% पे, इस दोनों को गुना करेंगे जो निकालने हैं। तो हमारे क्या आ गया, इनकम आ गया है। 300 का 5% 15, 200 का 8% 16, 100 का 10% 10 आ गया। यहाँ से हम टोटल इनकम जोड़ लिए हैं, और टोटल इनकम क्वेश्चन में दिया गया 820 दिया गया। ये जितना गुना होगा, हमसे टोटल कैपिटल बोला है, टोटल कैपिटल कितना था? 600 था। जब 41 का 20 गुना 820 है, तो 600 का 20 गुना कितना होगा? 12,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
या क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए या करना चाहिए? 1 घंटे से ज़्यादा नहीं करेंगे, पूरे क्वेश्चन करना है। आइए इस क्वेश्चन को करिए। ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। जल्दी जल्दी आप सब लोग पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी को बताइए, क्या क्या होगा पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी। ये तो स्क्वायर हो गया, हमें पैरेललोग्राम बनाना है। आइए ये बन गया एक पैरेललोग्राम। आगे जो जो क्वेश्चन में बोल रहा होगा वो सब चीज़ हम करेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ABCD एक क्या है, समानांतर चतुर्भुज है। भुजा BC को हम पहले मान लेते हैं कि ये क्या है, ये B है, C है, ये A है, BCD, क्योंकि ABCD हो गया। बोला BC को E तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है। BC को हमें कहाँ तक बढ़ाना है, E तक बढ़ाना है। नाप लेते हैं जहाँ तक बढ़ेगा। हम क्या किए हैं, E को हमें E तक बढ़ा दिए हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, E को E तक बढ़ा, BC बराबर CE है, BC बराबर CE है। AE को CD को बिंदु, देखिए यहाँ से इसको मिला दिए हैं, काम खत्म हो गया है। इसको E बोला है, बोला है कि AE जो है, AE जो है वो CD को कहाँ काट रहा है, B पे काट रहा है। हमसे पूछ रहा है कि त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ABE का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। और क्वेश्चन में दिया है कि BC बराबर CE है। देखिए पैरेललोग्राम का जो एक प्रॉपर्टी होता है, आमने सामने वाली भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि BC बराबर CE है, और ये किसके बराबर है, BC किसके बराबर है, AD के बराबर है। इसका मतलब हुआ कि AD जो है वो CE के भी बराबर है। बोलेंगे बिल्कुल। अगर आप गौर से देखें तो ये AD एक पैरेलल लाइन है, और एक BE या आप बोले CE एक पैरेलल लाइन है। तो ये क्या हो गया, एकांतर कोण, ये भी बराबर होंगे। हम देख रहे हैं त्रिभुज ABD और ट्रायंगल ECB में, क्योंकि हमसे पूछ रहा है ABE का बताना है कि एरिया किसके बराबर होगा। और अगर आप गौर से देखें, क्या ये जो BC लाइन है वो AD और BE को क्या कर रहा है, काट रहा है, त्रियक रेखा है। तो ये क्या होगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। AD CE के बराबर है, और दो एंगल आपस में, एंगल A एंगल E के बराबर है, एंगल C एंगल D के बराबर है। हम क्या बोले, कोण A कोण किसके बराबर है, कोण E के बराबर है। एंगल D एंगल C के बराबर है, और एक साइड बराबर है। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। सिमिलर होंगे मतलब इसका एरिया और इसका एरिया क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका एरिया इसके एरिया के बराबर होगा। तो आप अगर गौर से देखें, बताइए कि ट्रायंगल ABE का जो त्रिभुज होगा, त्रिभुज ABE का जो एरिया होगा, अगर हम बोले कि इसका एरिया 1 होगा, इसका भी एरिया क्या होगा, 1 होगा। तो मान लेते हैं कुछ देर के लिए इसका एरिया क्या होगा, x होगा। बताइए AB का एरिया क्या होगा, आप बोलेंगे x प्लस 1 होगा। और अगर गौर से देखें तो चतुर्भुज ABCD का एरिया क्या होगा, x प्लस 1 होगा। ये दोनों एरिया क्या होंगे, बराबर होंगे।
अब हम देखेंगे कि इक्वल टू 1/2 हम इसलिए ए बी सी डी की तुलना में किए हैं कि ऑप्शन में ए बी सी डी दिया गया था। अगर आप देखेंगे तो ये क्या होगा, इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ए बी ई का जो एरिया होगा वो इस पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर होगा। ये बहुत ही अच्छा आज आपसे ये प्रूफ करने के लिए पूछ लिया है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट दे दे, इसका एरिया दे दे, आपको इसका एरिया पूछ ले या ओवरऑल एरिया पूछ ले। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अलजेब्रा का है। आपको क्या करना है, √2 को उस साइड ले जाएंगे, हमें x का वैल्यू बताना है। √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर पे होगा, मतलब a माइनस बी के फॉर्मूला पे है ये। ये आपके लिए ये होमवर्क है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जरूर ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये त्रिकोणमिति का है, कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। अगर हम t इक्वल टू 45 डिग्री पुट कर दें, यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू a साइन 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2 होता है। और y इक्वल टू क्या होगा, b tan 45 1 होता है। अगर हम यहाँ से x के जगह पे वैल्यू रखें और y के जगह वैल्यू रखें तो क्या होगा, a स्क्वायर बट्टा इस पूरे का स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, और ऊपर में 2 चला जाएगा, माइनस b स्क्वायर बट्टा y के जगह पे क्या रखेंगे, b स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, 2 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, 1 होगा। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ए है। ये हो गया वैल्यू पुटिंग से। नहीं तो आप यहाँ पे x का और y का वैल्यू निकाल के या a की जगह पे वैल्यू रखेंगे, वहाँ से भी सॉल्व करेंगे तो आपको वो फार्मूला आ जाएगा कोसेक स्क्वायर t माइनस कॉट स्क्वायर t इक्वल टू 1 होता है। उस सबसे लंबे स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 10 मीटर, 8 मीटर और 6 मीटर की बीमाओं वाले कमरे में रखा जाए। कमरा कैसा होता है, क्यूब की तरह होता है, तो उसमें हम कैसा रख सकते हैं। अगर आप घनाभ बनाएंगे, क्यूब बनाएंगे, घनाभ नहीं क्यूब बनाएंगे, घन, ये हमारा घन बन गया। इसमें सबसे क्या है, सबसे लंबे स्तंभ क्या है, इसका टॉप इसके बॉटम से इतना बड़ा होगा। इसका लेंथ क्या होता है, इसका लेंथ क्या होगा, √ लेंथ का स्क्वायर प्लस विड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर दिया गया है। तो √ क्या होगा, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, यह आया 200, ये हो जाएगा 10√2 मीटर। सबसे लंबा जो छर होगा उसका लंबाई क्या होगा, 10√2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या, इफ x सेटिस्फाइज इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, हमें बताना है x³ माइनस 1/x³। आप अगर उसे सॉल्व करेंगे, आप ये लिखे x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस 2x को उधर ले गए तो ये हो गया 2x। दोनों साइड x से भाग देंगे तो ये होगा x प्लस 1/x इक्वल टू 2। हमें निकालना है x³ माइनस 1/x³। इसका फार्मूला आप सभी को पता है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो फार्मूला का आवश्यकता नहीं है। अगर आपको क्या करना है, अगर आप x इक्वल टू अगर 1 पुट कर देते हैं, x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, तो वो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब x³ माइनस 1 अपॉन x³ का वैल्यू क्या होगा, 0। हमारा ऑप्शन डी सही है, बिल्कुल। अब निकालेंगे भी तो 0 ही आएगा। क्या दिया है कि √3 इकाई भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए, एक होता है इन सर्कल होता है,
एक इन सर्कल होता है, एक होता है सरकम सर्कल होता है। सरकम सर्कल होता है। सरकम सर्कल मतलब क्या हुआ कि सर्कल के अंदर में समबाहु त्रिभुज होगा। इन सर्कल मतलब कि समबाहु त्रिभुज के अंदर में क्या होगा, सर्कल होगा। इस कंडीशन में जब हम रेडियस निकालते हैं तो यहाँ पे सरकम सर्कल का रेडियस हम कैपिटल आर से सूचित करते हैं। इसका वैल्यू होता है साइड इंटू √3/3। और अगर इन सर्कल का बात करें तो जिसे स्मॉल आर से करते हैं, इसका वैल्यू होता है r/2, या हम ऐसे बोल सकते हैं साइड इंटू √3/6 होता है। अगर आप यहाँ से सरकम सर्कल में वैल्यू रखें, यहाँ पे साइड कितना देगा, √3 इंटू √3/3। सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। ये आपका हो गया इन सर्कल। इसका रेडियस ये है, ये क्या है, रेडियस जिसे स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ये होता है r इक्वल टू साइड इंटू √3/6 होता है। √3/6 होगा। कैपिटल आर क्या होगा, कैपिटल आर क्या होगा, साइड इंटू √3/3। साइड किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ये आपको याद रखना है और इसका डिटेल सॉल्यूशन हम लोग पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है, ये आपको, और 40% की कमी, तो संख्याओं में शुद्ध लाभ क्या होगा, 40 का स्क्वायर निगेटिव में होगा, 40 का स्क्वायर बट्टा 100% होगा। ये क्या होगा, -16 पे 2 जीरो बट्टा 20%। 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, -16%। माइनस इंडिकेट कर रहा है कि कमी हो रहा है। कमी कितने का, 16% का। हमारा ऑप्शन डी हमारा सही है। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाज्य होगा। ये एलसीएम का क्वेश्चन है। ऑप्शन देखें तो हर एक ऑप्शन परफेक्ट स्क्वायर है। इस कंडीशन में हमें देखने की, देखिए यहाँ पे 18 में 9 छुपा हुआ है। हमारा वो आंसर होगा जो 9 से पूरी तरह से विभाजित होगा। अगर 2 ऑप्शन होगा तो फिर हम कोई और विभाजिता का नियम चेक करेंगे। तो 9 से देखेंगे तो ये ऑप्शन ए कट रहा है, ऑप्शन बी नहीं कट रहा है, ऑप्शन डी 6, 5, 11, 2, 13 ये भी नहीं कट रहा है, 5, 4, 9, 1, 10 ये भी नहीं कट रहा है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नहीं तो अगर आप इसको एलसीएम से निकालेंगे तो 12, 15, 18 का एलसीएम क्या होता है, 180। 180 का हर एक मल्टीपल क्या होगा, वो 12, 15 और 8, 18 से डिवाइड होगा। हम इसको कंटिन्यू करते जाएंगे तो 18 पंचे 90 होता है। ये कितना हो गया, 900, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 12, 15 और 18 से विभाजित हो रहा है। तो आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं, नहीं तो इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको करके बताना है, होमवर्क में है। बहुत आसान है। पहले आप इसके अंदर को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको बोर्ड मास का रूल पता है। बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते जाते हैं। ब्रैकेट के बाद सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे, उसके बाद करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिएगा, फिर आप इसे सॉल्व करिएगा, फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व करिएगा, फिर इसे करिएगा, दोनों को घटा दीजिएगा तो ऑप्शन आ जाएगा आपका। और ऑप्शन भी आप लॉजिकली देखेंगे तो बी या डी में से होगा। तो आज का मॉक टेस्ट का हमने 32 क्वेश्चन में से आपको 2 या 3 आपको दिए होमवर्क के लिए। बाकी क्वेश्चन को हम क्लास में डिस्कशन किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। अपना ख्याल रखिएगा और रोज़ मॉक टेस्ट लगाइएगा।